हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत के बारे में जान लिया था। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर पहले तो लाइट स्टार्ट किया, अब इसको स्टार्ट क्यों कर दिए। लाइट भी स्टार्ट है बेटा, थोड़ा सा कुछ लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डले हुए थे। 2-3 लेक्चर शुरुआत में हमने रिकॉर्ड कर लिए थे। इससे हम बीच में जब तबीयत ख़राब हुई तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर डालना चालू कर दिए, जिससे कि आप लोग क्या करते रहें, पढ़ाई करते रहें। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हो चुका है तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी कवर किए ले रहे। पहला ही चैप्टर है और प्रिज्म भी हमारा चल रहा है। प्रिज्म हो गया था, जो हमारी ऑप्टिक्स थी उसको भी हम लोग कवर करते चल रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र को जान लिया था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी जान लिया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। क्या जाना था, किसी एकल आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, फोर्स के बटे में हम लोग आवेश को लिख देते हैं, यानी E बराबर F/Q जाने थे। Q टेंड कर रहा था 0 की तरफ, जिसको बोल रहे थे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लेते हैं। क्यों लेते हैं, ये कोई शर्त है? बिल्कुल शर्त है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे और दूसरा जो व्यक्ति फिजिक्स पढ़ रहा है उसको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर चैप्टर में ये पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है तो तुम एक सही लिख सको, यानी किसी भी व्यक्ति को कन्फ्यूजन ना हो। किसी ने नेगेटिव ले लिया तो क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश की जो दिशा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की, वो उसकी तरफ हो जाएगी। लेकिन नहीं, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, जिससे धनात्मक को रिपल करेगा तो जो क्षेत्र की दिशा होगी वो धनात्मक आवेश से दूर होगी। ये चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जान ली थी। सब जिसने भी लेक्चर देखा है उसको ये बात समझ में आई होगी। आज बहुत ही आसान, बहुत ही जो 2 टॉपिक्स रहेंगे हमारे कवर होंगे, विद्युत रेखाओं के बारे में, इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में, और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में रहेगा? विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस होती क्या हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस होती क्या हैं, जिसको हम लोग अपनी मातृभाषा में बोलते हैं विद्युत रेखाएं। क्या बोलते हैं? विद्युत रेखाएं। थोड़ा सा दर्शन इसका हम लोगों ने कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट में जब जा रहे थे। आज पूरी तरीके से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस हमने कहा था कि एक तरह से देखा जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ। बात गलत है लेकिन एक तरीके से सही है। अब ये क्या बात हुई, बात गलत है और सही है, जो भी है। देखो, अगर कोई एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, अगर एक आवेश Q1 से कोई इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं तो जा रहा है, कहीं ना कहीं तो जा रहा है। तो ये बात तो हमारी सही है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ है। लेकिन अगर ऑलरेडी तुम्हारे पास कोई एक एकल आवेश दिया गया है, 2 आवेश नहीं दिए गए हैं, तो क्या होगा, हम लोग ये मान लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो अनंत से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं। चाहे फिर उसका आवेश निकाल के दूसरे को तुमने उसको कहीं पास में ही रख दिया हो। बात को समझ पा रहे हो? जब एक ही आवेश है, 2 नहीं है, Q1 Q2 दोनों दिए हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें गए हैं, तो इस प्रकार से तुम बना लोगे, ये पॉजिटिव आवेश है और ये नेगेटिव आवेश है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइंस को बना लोगे। इस प्रकार से क्या करोगे? बना लोगे। तो बात यहां से ये समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन का पथ ना बोल के कुछ और बोल दिया जाए। विद्युत रेखाएं दिखाती क्या हैं, इस बात को समझो। विद्युत रेखाओं की जो संख्या होती है, जहां ज़्यादा रहेगी वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा रहेगी। जहां विद्युत रेखाएं कम रहेंगी वहां पे क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम रहेगी। एक फिक्स एरिया अगर हम लोग ले लें, अब देखना, जैसे जैसे अगर हम Q1 के पास हैं तो हमें विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा मिल रही उतने ही क्षेत्र में, और यहाँ पे जाओगे थोड़ा सा ज़्यादा एरिया में, उतने एरिया में कम लाइंस कवर हो रही हैं। मतलब आवेश से जितने दूर जाओगे उतनी रेखाएं तुम्हें कम मिलेंगी। अब बात ये समझ में आ रही है कि सर यहाँ पे अगर हमने 4 लाइन खींची और दूसरे उतने एरिया में 2 खींची, तो यहाँ से हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं काल्पनिक होती हैं। कैसे होती हैं? काल्पनिक।
तो जब काल्पनिक होती हैं तो संख्याओं का तो कोई अर्थ है ही नहीं, संख्याओं का कोई अर्थ है नहीं। तो बात आती है घनत्व की। किसकी आती है? घनत्व की। यानी जो पूरा रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे वो विद्युत रेखाओं का खेल नहीं है, विद्युत रेखाओं के घनत्व की बात चल रही है। जहाँ पे विद्युत रेखाओं का घनत्व ज़्यादा, वहाँ पे क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगी। एक हिसाब से समझो, कहीं पे भीड़ लगी हुई है, वहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा है, और कहीं पे भीड़ नहीं लगी है, वहाँ पे स्थान अगर फिक्स कर दिया जाए, एक छोटा सा एरिया ले लिया जाए, यहाँ पे 100 लोग हैं और इतने ही एरिया में यहाँ पे 50 लोग हैं, सेम एरिया है, तो यहाँ पे घनत्व ज़्यादा, यहाँ पे घनत्व कम। अब तुम यहाँ पे अगर 20 कर दो और यहाँ पे 10 कर दो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दुगनी, उससे उसकी आधी यहाँ पे हो जाएगी। यानी संख्या से मतलब नहीं है, घनत्व से मतलब है कितने एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं। आई बात समझ में? तो विद्युत रेखाओं को जान लेते हैं। जहाँ विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा। अब ये तो पता था कि आवेश से जितनी दूर पे जा रहे हैं उतने पे हमारा क्या बढ़ रहा है? विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था E बराबर F/Q था, और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² था। अगर इस फॉर्मूले से देखें तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q हो गया, लेकिन E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² हो गया। जब ये इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो अगर 2 मीटर अगर दूर गया हम लोग, किससे? आवेश से 2 मीटर दूर गए, तो 4 गुना हमारा विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा, और अगर 4 गुना गए तो 16 गुना कम हो जाएगा, यानी स्क्वायर गुना कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि R इनवर्स नहीं, R² इनवर्स है। 1 मीटर गए तो फिर 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो यहाँ से ये तो पता चल गया था कि कितनी दूरी पर जितना दूर जा रहे हो उतना बल, विद्युत बल का मान कम होता जा रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र का मान कम होता चला जा रहा है। वहाँ पे परीक्षण आवेश पे कम बल आरोपित हो रहा है। तो फिर विद्युत बल रेखाओं का काम क्यों आया? कहने की बात थी, विद्युत बल रेखाओं का काम क्यों आया? अगर यही बात सिर्फ शो करनी थी कि आवेश से जितनी दूर जा रहे हो उतनी दूर क्या हो रहा है? रेखाओं का घनत्व कम होता चला जा रहा है, तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता चला जा रहा है। लेकिन ये बात तो हमारी सीधी फॉर्मूले में ही प्रूव हो गई थी, तो इस बात को क्यों लाया गया? हर बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शंस अलग अलग होती है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शंस अलग अलग होती है। देखो, जैसे Q1 है, यहाँ पे कोई Q है पॉजिटिव, विद्युत क्षेत्र रेखा को बनाओगे, जाता हुआ, दूर जाता हुआ रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। क्यों? क्योंकि परीक्षण आवेश रखोगे पॉजिटिव आवेश है तो उसको रिपल करेगा, और जिधर परीक्षण आवेश भागेगा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा भी है। तो देख लो, अब देख लो, इस प्रकार है। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे जो दिशा है वो ये है, और इस पॉइंट पे जो दिशा है वो ये है। अब ये चीज हम लोग नहीं समझ पाते विद्युत बल रेखाओं के अलावा, इसीलिए रेखाओं की आवश्यकता पड़ी कि हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा हमको पता चल जाए। इसीलिए आवश्यकता किसकी पड़ी? विद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। आई बात समझ में? विद्युत बल रेखाओं की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि जितने दूर घनत्व कम होगा विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, नहीं, ये फॉर्मूले में ही प्रूव हो गया था, क्योंकि R जो था, स्क्वायर जो R² था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये तो पूरा एकदम दर्शन हो गया, हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में ज़्यादा जाना ही नहीं। अब देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, ये तो हम समझा रहे थे कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता समझ में आई होगी। विद्युत क्षेत्र की हर बिंदु पर दिशा निकालने के लिए, हर बिंदु पर दिशा निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत रेखाओं की या विद्युत बल रेखाओं की, तीनों एक ही चीज़ हैं, इनकी आवश्यकता पड़ी। तो यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धनावेश से प्रारंभ होकर, जो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर
खत्म होती हैं, ऋणावेश पर खत्म होती हैं। ये पूरी फिक्स परिभाषा हो गई, परिभाषा तो पूरी हो गई लेकिन ज्ञान अधूरा रह गया। अगर आवेश एकल ही हो, ऋणावेश और धनावेश दोनों ना हो, तो एकल धनावेश से निकलती हैं, ये सब एकल धनावेश से निकल कर अनंत की ओर जाती हैं, अनंत की ओर जाती हैं। लेकिन ऋणावेश पर अनंत से आती हैं, अनंत से आती हैं। बात क्या हुई कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स धनावेश से निकलते हैं, ऋणावेश पे पहुंचते हैं। लेकिन अगर एकल आवेश सिर्फ धनावेश है तो उससे निकल के जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनका एंड नहीं होता है, सीधे वो गोलाकार बढ़ती चली जाती हैं और कहाँ पहुंच जाती हैं, अनंत पे पहुंच जाती हैं। और ऋणावेश की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि अनंत से आ रही हैं और ऋणावेश पे आ रही हैं। देखो चित्र बना लेते हैं, इसके फर्स्ट वाला चित्र बना लिए। अगर कोई Q पॉजिटिव है तो इससे इस प्रकार निकलेगी, इनका एंड पता नहीं चलेगा। और गोलाकार हम लोग आवेश से जितनी दूर जाएंगे उतने घनत्व में तुम्हें क्या होता जाएगा, घनत्व कम होता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर यही चीज़ Q निगेटिव होती तो इसमें क्या होता, विद्युत बल रेखाएं आती हुई प्रतीत होती। लेकिन आवेश से तुम जितना दूर जाओगे, आवेश से तुम जितना दूर जाओगे तुम्हें विद्युत बल रेखाओं का घनत्व क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जब विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम होता चला जाएगा तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कम हो जाएगा। डायरेक्शंस Q में उसके तरफ है, प्लस Q में उससे दूर की तरफ है। इसको लिख लो, डायग्राम बना लो, ठीक है। इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं विद्युत बल रेखाओं के यानी विद्युत रेखाओं के गुण जानते हैं, क्या होती हैं प्रॉपर्टीज इसकी। अगली जो हेडिंग है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, मतलब विद्युत रेखाओं के गुण। विद्युत रेखाओं के गुण, विद्युत रेखाओं के गुण क्या होते हैं। सबसे पहला गुण, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे जाती हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड को ही यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं। कभी भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि जो मेन काम ये नहीं है विद्युत रेखाओं का कि वो तुम्हें ये दिखाए कि कितनी दूरी पे घनत्व कम है, कितनी दूरी पे घनत्व ज़्यादा है। ये भी हो सकता है, प्रूफ तो है इसका, लेकिन सबसे बड़ा जो मेन काम है वो है हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाना। वही उसका क्या है, मेन काम है। उसी के लिए अध्ययन ही कर रहे हैं। अगर ये काम ना होता हमको आवश्यक तो इनका अध्ययन करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो जो मेन काम है वो क्या है कि हर बिंदु पे दिशा दिखाना, और हर बिंदु पे दिशा तो एक ही होगी। लेकिन अगर सोचो रेखाओं ने इस प्रकार प्रतिच्छेद कर दिया तो इस बिंदु पे एक तो बनेगी ए वाली दिशा और एक बनेगी ए वाली दिशा। इस बिंदु को अगर ये इस तरह जा रही है, इस बिंदु पर जो दिशा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की वो क्या हो जाएगी, दो हो जाएंगी। और दो दिशाएं विद्युत क्षेत्र की हो ही नहीं सकती हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक लाइंस के ऊपर अगर तुम
एक स्पर्शी रेखा खींच रहे हो तो वो दिखाती है तुम्हारी किसको दिखाती है? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शंस को दिखाती है। अगर इस प्रकार कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स जा रही थी, अगर यहाँ पे तुमने कोई इस प्रकार खींची स्पर्शी, तो इस जो डायरेक्शन है वो ये हो गई इसकी, किसकी? विद्युत क्षेत्र की। अब इस बिंदु पे दो डायरेक्शंस हो गई हैं, दो दिशाएं हो गई हैं, इसीलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, यानी कभी काटेंगी ही नहीं, कभी काटेंगे ही नहीं। यहाँ से एक चीज़ और भी प्रूव हो जाती है कि जो हमारा नेगेटिव होता है एक दूसरे को रिपल क्यों करता है, पॉजिटिव होता है एक दूसरे को रिपल क्यों करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करता है, ये वाली बात भी हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। देखो समझते हैं। अगर कोई Q1 है नेगेटिव और कोई Q2 है पॉजिटिव, इसमें क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, आ रही हैं, और मान लो कि यहाँ से पॉजिटिव से आ रही हैं, पॉजिटिव से आ रही हैं, क्योंकि इससे निकल रही हैं, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव है। देखो ये जितना भी पास आता चला जाएगा, इसे काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक समय के बाद ये वाली रेखाएं भी मिल जाएंगी, काटी थोड़ी हैं, सिर्फ मिली हैं। बात समझ पा रहे हो? यानी अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर सकता है, इसे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस कटेगी नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ देखो, अगर दोनों पॉजिटिव होते, दोनों पॉजिटिव होते तो क्या सीन होता? एक ए पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव, और एक Q2 पॉजिटिव, यहाँ से भी निकल रही हैं भैया, निकल रही हैं, और इसमें से भी निकल रही हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं। अब जब ये बढ़ेंगे और ये बढ़ेगा, तो क्योंकि ये अंत तो है नहीं, यहाँ पे कट करेंगे कि नहीं? लेकिन कट नहीं करते हैं, कट तो करते ही नहीं है। फिर क्या होता है? इस प्रकार मुड़ते चले जाते हैं, इस प्रकार मुड़ जाती हैं रेखाएं, ये भी इस प्रकार मुड़ जाते हैं, बिना टच किए हुए एक दूसरे को, बिना प्रतिच्छेद किए हुए। और जब इस प्रकार मुड़ जाएंगी रेखाएं, तो क्या होंगी? प्रेशर डेवलप होगा, ये एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को काटेगी नहीं, कोई भी एक इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को काटेगी नहीं, इसीलिए पॉजिटिव रिपल करते हैं। सेम सिचुएशन हो जाएगी नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में, यानी सजातीय आवेश में। बात समझे? सजातीय आवेश एक दूसरे को रिपल क्यों करते हैं। दूसरा गुण हो जाएगा धनावेश में रेखाएं अनंत की ओर जाती हैं, अनंत की ओर जाती हैं। अनंत कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, कहीं तक भी जा सकते हैं, इसलिए अनंत बोल दिया। तीसरा बोल सकते हो ऋणावेश में, एकल ऋणावेश में रेखाएं अनंत से आती हैं, रेखाएं अनंत से आती हैं, अनंत से आती हैं। तीसरा देख लो, चौथा, किसी रेखा के एक बिंदु पर, किसी रेखा के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्शी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या बात है? किसी भी रेखा के ऊपर किसी भी बिंदु पे अगर तुम स्पर्शी खींचते हो तो वो विद्युत क्षेत्र की रेखा को, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में।
अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको नोट कर लो, हो गया नोट। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अपनी मातृभाषा में इसे क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और मातृभाषा में बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। राष्ट्रभाषा नहीं बोल सकते, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे देश में हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। मातृभाषा तो है अपनी, क्योंकि यही भाषा है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिसको हम लोग जन्म से बोल रहे हैं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा तो है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। खैर छोड़ो, अपना टॉपिक तो फिजिक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों को पढ़ना है, वैसे बन जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा घोषित हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, अगर मान लो विद्युत फ्लक्स एक राशि है जो कि आगे की कुछ परिभाषाओं को परिभाषित करेगी, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इसका उपयोग नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों में उपयोग होना है। एक तो यहाँ उपयोग होना है विद्युत फ्लक्स का, दूसरा जब गॉस की थ्योरम पढ़ोगे, उसके अनुप्रयोग पढ़ोगे, वहाँ भी इसका यूज़ हो जाएगा। तो देखो होता क्या है, इसको हम लोग फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। फाई का मतलब वो ओपन वाला फाई नहीं, खाली वाला कि कुछ नहीं वाला। फाई का जो मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई का मतलब, देखो अगर कोई एक पृष्ठ है, कोई क्या है, पृष्ठ है, और उससे लंबवत रेखाएं गुजर रही हैं, उससे लंबवत विद्युत रेखाएं गुजर रही हैं, तो अगर जब विद्युत रेखाएं गुजर रही हैं तो विद्युत क्षेत्र भी होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा। और जो विद्युत रेखाओं की जो दिशा है वही क्या है, विद्युत क्षेत्र की भी दिशा है, वही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा है। तो हम लोग बोल देते हैं किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या कहलाती है विद्युत फ्लक्स। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सर, संख्या को काउंट। अब ये तो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये तो क्या हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। अब लाइंसों की संख्या कैसे निकल जाएगी, तो हमने कहा है कि इमेजिनरी हैं और लाइंस तो है नहीं, लेकिन जहाँ जितनी ज़्यादा संख्या है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का उतना ज़्यादा मान। इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉइंट में भी आएगा। अब रेखाएं तो पॉइंट में नहीं होती हैं, तो उसका अर्थ ही यही है कि वो तो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं। तुम्हें उससे लेना देना नहीं है, तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज निकालनी है। परिभाषा क्या है, परिभाषा जान लो कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, किसी पृष्ठ के, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली अरे यार, बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है। गाड़ी को चले जाने दो थोड़ा नहीं तो हॉर्न बजाती रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जाना होगा चली जाएगी। इतना डिस्टर्बेंस हम लोगों को होना नहीं चाहिए, कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कोई आवाज़ आ रही है तो उसको मैनेज कर लो, है ना, क्योंकि मैक्सिमम लेक्चर जो होते हैं वो रात को शूट होते हैं, तो रात के समय नहीं आती है आवाज़। लेकिन अगर बाई चांस कोई लेक्चर अगर दिन में शूट हुआ है तो वॉइस आती रहती है, तो कोई दिक्कत उसमें होनी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज करेंगे। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बात समझे,
कोई पृष्ठ है उससे लंबवत गुजर रही हैं रेखाएं, उसके लंबवत रेखाएं गुजर रही हैं। अगर कोई पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, मान लो ये कोई क्या है, ये कोई क्या है, पृष्ठ है, उससे लंबवत कोई रेखाएं गुजर रही हैं, तो इसका क्षेत्रफल मान लो अगर ए है और यहाँ से जो रेखाएं गुजर रही हैं उसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ई है, तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है फाई इक्वल टू ई ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ई ए हो जाता है। ये जो ए है वो एक फिक्स क्षेत्रफल है, यानी एक क्षेत्रफल का छोटा सा टुकड़ा है, उस छोटे से टुकड़े से गुजर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो देखो, तो इसको हम लोग कहीं कहीं पे तुम्हें मिलेगा डेल्टा ए। क्या मिलेगा? डेल्टा ए। कहीं कहीं पे इसको बोल देते हैं सरफेस, डेल्टा एस भी लिख देते हैं एरिया को, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा ई डॉट डेल्टा एस, ई डॉट डेल्टा एस, ई डॉट डेल्टा एस। डॉट क्यों बोल रहे हैं हम बार बार? मल्टीप्लाई नहीं बोले हैं ना, सीधा फॉर्मूला आता है तो सीधा बोल देते हैं कि फाई इक्वल टू ई और ए। नहीं, थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स में चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैथमेटिक्स में दो गुणनफल होते हैं किसी सदिश राशि। क्यों? एक बात समझे, ई जो है वो क्या है? सदिश राशि है। ए तो कोई एक सदिश राशि नहीं है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, सदिश और अदिश। तो ए अदिश है, लेकिन क्या है? ई क्या है? सदिश है। तो जब कोई सदिश राशि किसी गुणनफल में आ जाती है तो हम लोग मैक्सिमम मान लेते हैं कि वो क्या है? सदिश ही बनेगी, जो आने वाली जो राशि रहेगी। लेकिन अगर स्पेशल गुणनफल उसका करें मैथमेटिक्स से, तो दो प्रकार के गुणनफल होते हैं। एक होता है डॉट गुणनफल। क्या होता है? डॉट। इससे जो प्रोडक्ट आता है दो गुणनफल, उसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे समझेंगे सर कि डॉट प्रोडक्ट कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा है? डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसमें डॉट लिखा होता है, क्रॉस में क्रॉस लिखा होता है। सीधी सी बात है। ए डॉट बी अगर लिखा है तो इससे जो प्रोडक्ट आएगा उसको बोलते हो ए बी कॉस थीटा। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सही, क्योंकि अगर वहाँ पे वेक्टर है तो वहाँ पे डायरेक्शंस तो होगी ही, और जब दिशा होगी दो दिशाएं अगर होंगी तो दो दिशाओं के बीच में क्या आ जाएगा? कोई एंगल तो आ ही जाएगा। ठीक है ना? और अगर ए और बी, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो आ जाता है ए बी साइन थीटा। और एक बात और समझो कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है अदिश। क्या होता है? अदिश। तो अच्छा, जो प्रोडक्ट आया उसकी दिशा बताना जरूरी है क्या? नहीं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट बनता है इसमें दिशा होती है, तो इसमें तुम्हें एन कैप लगाना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट बनता है, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारा सदिश होता है, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा अदिश होता है। तो अदिश में ए और बी अगर दो कोई राशियां हैं जिनमें दिशा है, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। और अगर ए और बी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो वो हो जाएंगे ए बी साइन थीटा। अब देखो, विद्युत फ्लक्स में डॉट गुणनफल हो रहा है। सर जरूरत क्या है डॉट गुणनफल की? अब अगर देखो पृष्ठ से 90 डिग्री पे गुजर रही हैं, तो पृष्ठ और ई के बीच में जो कोण है थीटा है वो 0 है। कितना है? 0 डिग्री। तो अगर तुम फाई बराबर निकालोगे तो ई डॉट ई इंटू ए कॉज 0 रख दोगे, और कॉज 0 की वैल्यू जानते हो कि 1 होती है, तो ई और इंटू में ए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस लगा है, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, ई इंटू ए लिखा है। नॉर्मली जो गुणा होता है वो लिखा है ई इंटू ए। तो एक बात समझना, यहाँ से ई इंटू ए लिखा है, ये तो आ गया। लेकिन अगर पृष्ठ इस प्रकार रखा है कि वो रेखाओं से कोई कोण बना रहा है, वो रेखाओं से कोई कोण बना रहा है, तब थोड़ा विचित्र आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली बल रेखाएं। लेकिन अगर कोण बनाती हुई निकलने लगनी तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से निकालनी, इसको निकालने के लिए हम लोगों ने ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जाना है। लेकिन यहाँ पे यूज डॉट प्रोडक्ट का है। डॉट प्रोडक्ट इसलिए जाना है क्योंकि जो हमारी विद्युत फ्लक्स होता है वह अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? अदिश। अदिश।
और डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही अदिश होता है और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही वेक्टर होता है यानी सदिश होता है। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो, अगर विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से कोई कोण बनाती हुई निकल रही हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इसको जानना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइंस अगर किसी पृष्ठ से कोई कोण बनाती हुई निकल रही हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो सीधे सीधे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है उनको गुणनफल करके जितने एरिया से लंबवत निकल रही हैं उसका गुणा कर देंगे, जितनी लाइंस निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से कोई कोण बनाते हुए निकल रहा है, कोई कोण बनाते हुए निकल रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो करते हैं। चलो सोचो, अगर ये तो लाइंस जा रही हैं, ये तो लाइंस जा रही हैं, यहाँ पे कोई इस प्रकार कोई सरफेस रखा है, यहाँ पे कोई सरफेस रखा है, तो सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है थीटा। कितना बन रहा है, इतना थीटा बन रहा है। इसको थोड़ा इस प्रकार देखो, ये जो सरफेस रखा है इससे जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो हम लोग लिख देंगे ई ए कॉस थीटा और हमारा निकल जाएगा आंसर, निकल जाएगा। लेकिन ये बात गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर विद्युत बल रेखाएं किसी सरफेस से जो कोण बनाती हुई जा रही हैं उस कोण को तुमने फॉर्मूले में ई कॉस थीटा में रख दिया तो वो गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखते हैं। हमने कहा है कि किसी सरफेस से कोई थीटा कोण बनाते हुए इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, थीटा कोण बनाते हुए इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं। लेकिन यहां पे हम लोगों ने थीटा क्या लेना है इसको डिसाइड करने के लिए देखेंगे। अगर किसी सरफेस से 90 डिग्री पे अगर कोई चीज है, क्या है, 90 डिग्री पे कोई ऐसे खींच दिए, तो अब इस जो 90 डिग्री पे जो लंब खींचे हैं इस लंब से थीटा कोण निकालेंगे, इस लंब से थीटा कोण निकालेंगे। यानी किसी सरफेस, अगर कोई सरफेस किसी विद्युत रेखाओं पे थीटा कोण से झुका है तो वो जो थीटा कोण से झुका है उस थीटा को हम लोग ये कॉस थीटा में नहीं लेंगे, उस सरफेस पे एक लंब डालेंगे, उस लंब से हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। तो ऐसे थीटा कैसे डिसाइड होगा, ये वाला थीटा हमारा सही है, ये वाला नहीं होगा। मान लो इसको अगर थीटा 1 बोलें और इसको थीटा 2 बोलें तो हम लोग फॉर्मूले में ई ए कॉस थीटा 2 लेंगे। सर अब ऐसे कैसे दिया जाएगा, ऐसे पता कैसे चलेगा? अगर इलेक्ट्रिक लाइन से सरफेस जिस कोण पे है अगर 90 में से उसको माइनस कर दोगे तो वो निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो, अगर थीटा पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है, विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है, तो क्या करोगे, फाई बराबर ई ए कॉस 90 माइनस थीटा लोगे। और जब 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो फाई बराबर आ जाएगा ई ए साइन थीटा। लेकिन जब थीटा, इधर लिख देते हैं इस चीज को, जब थीटा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब
और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है, तब क्या होगा, फाई बराबर हो जाएगा EA cos थीटा। इस बात को याद रखना, ये बात क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है, डिसाइड ये करना है कि तुम्हारा रियल फॉर्मूला तो EA cos थीटा है, फाई बराबर EA cos थीटा है, लेकिन तुम्हें थीटा लेना है जो पृष्ठ पे अविलंब खिंचा है उसके और विद्युत क्षेत्र के बीच में। और अगर रियल फॉर्मूला EA sin थीटा मान रहे हो, जो कि ये गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से भी सही होंगे, लेकिन ये cos थीटा ही मेन लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या होती है, और अगर हम लोग sin थीटा शुरुआत में ले लेंगे तो वो हमारा बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे तुम sin थीटा ले रहे हो डायरेक्शंस को हटा करके, तो तुम ये मान के चलोगे कि जो sin थीटा ले रहे हो, तो जो थीटा है वो किसके बीच का कोण है, विद्युत बल रेखाओं के और पृष्ठ के बीच का एंगल है। क्या? विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच का कोण अगर तुम ले रहे हो थीटा, तो EA sin थीटा ले लोगे। अब कहोगे कि सर दोनों को पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि कोण क्वेश्चंस में कोई भी आ सकता है, ये बात ध्यान देने लायक होगी कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ से एंगल दिया है कि पृष्ठ पे खींचे गए अभिलंब से एंगल दिया है। विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ पे खींचे गए अभिलंब के बीच में एंगल दिया है कि क्षेत्र और पृष्ठ के बीच में एंगल दिया गया है। ये दोनों चीज़ों को समझने लायक होगा, तब जाके क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे। दोनों चीज़ें लिख लिए हो। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पढ़ना है द्विध्रुव और द्विध्रुव के जो केसेस बनेंगे उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।